मिला टाइम्स में खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी। मौलाना तौसीफ़ रज़ा, ये नाम आपको याद होगा। अप्रैल के महीने में ये बरेली से बिहार किशनगंज जा रहे थे। ट्रेन में इनको मार दिया गया और इनकी लाश को फेंक दिया गया था। पुलिस ने अब इस मामले में मुजरिम को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। मुजरिम को गिरफ्तार करने की जो कहानी है और किस वजह से मौलाना तौसीफ़ रज़ा को ट्रेन में मारा गया, ये पूरा मामला इस वीडियो में आपको बताएंगे। एक और ख़बर सामने आई है मुंबई से, जहां एक फैमिली को बांग्लादेशी करार देकर डिटेंशन सेंटर में भेज दिया गया है, जबकि पूरे प्रूफ मौजूद है कि वो इंडियन शहरी है, उसका पासपोर्ट भी बना हुआ है। एक और ख़बर राजस्थान के जयपुर की है, कुछ और मामले हैं। तमाम ख़बरों की तफसीलात जानेंगे। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि मिला टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए। यहाँ QR कोड मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। मिला टाइम्स को अगर आप एक मजबूत मीडिया हाउस बनाना चाहते हैं, तमाम प्लेटफॉर्म पर हमारी ख़बरों को अगर आप पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, अपनी आवाज़ बनाना चाहते हैं, तो जिस तरह एक न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए आप महीने में 300, 400, 500 रुपये खर्च करते हैं, हमारे लिए आप सिर्फ 99 रुपये महीने में खर्च कीजिए, मेंबरशिप ले लीजिए। तरीक़ा बिल्कुल आसान है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, कमेंट में भी मैंने पिनअप कर दिया है लिंक को। और आइए बात करते हैं तमाम ख़बरों की। मामला है अप्रैल का। 27 अप्रैल की सुबह में उत्तर प्रदेश के बरेली कैंट रेलवे स्टेशन के पास एक लाश मिलती है। जब पुलिस उस लाश को उठाती है तो पता चलता है ये लाश मौलाना तौसीफ़ रज़ा की है, जो बिहार के किशनगंज ज़िला के रहने वाले थे और बरेली शरीफ आए हुए थे। उर्स में हिस्सा लेने के लिए यहाँ से वापस लौट रहे थे, तभी ट्रेन में शरपसंदों ने उनको जान से मार दिया और उनकी लाश को फेंक दिया। जब उनकी बीवी ने ये कहा कि मेरे शौहर को मारा गया है, तो पुलिस ने इनकार कर दिया। उनकी बीवी ने अपनी ऑडियो को दूसरों को सुनाया और ऑडियो रिकॉर्डिंग में बाज़ाब्ता ये मौजूद था कि मौलाना तौसीफ़ रज़ा अपनी वाइफ से बातचीत कर रहे थे और कह रहे थे, तबस्सुम, यहाँ लोग मुझे मार रहे हैं, मेरी पिटाई कर रहे हैं। इधर बरेली पुलिस कह रही है कि तौसीफ़ रज़ा को किसी ने मारा नहीं था, उन पर कोई हमला नहीं हुआ था, बल्कि मौलाना तौसीफ़ रज़ा ट्रेन में खिड़की के किनारे बैठे हुए थे, वो बेहोश हो गए और इसी वजह से उनकी मौत हो गई। कभी बरेली पुलिस ने ये दलील दी और कहा मौलाना तौसीफ़ रज़ा अचानक विंडो से नीचे गिर गए थे और इस वजह से उनकी मौत हो गई, उनको किसी ने मारा नहीं था। लेकिन जब मौलाना तौसीफ़ रज़ा की अपनी वाइफ के साथ होने वाली बातचीत की ऑडियो को पेश किया गया और दावा किया गया कि उनकी खुद से मौत नहीं हुई है, मारा गया है, तो फिर यूपी पुलिस ने एक्सेप्ट किया और माना कि हाँ, उनकी मौत हुई है, किसी के मारने से अचानक मौत नहीं हुई। उसके बाद बिहार में कई जगहों पर प्रोटेस्ट हुआ, एहतजाज हुआ और फिर यूपी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, जांच शुरू की। यूपी पुलिस ने 10,000 रुपये का इनाम भी रखा था कि जो कोई नाम बताएगा मारने वाले का या वहाँ हुए वाक़यात की डिटेल्स के बारे में, तो उसको 10,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। उसके बाद यूपी पुलिस ने उस ट्रेन के 2 कोच में बैठे तमाम लोगों से इंक्वायरी की, पूछताछ की, जिस ट्रेन से मौलाना तौसीफ़ रज़ा जा रहे थे और जिस कोच में मौलाना तौसीफ़ रज़ा बैठे थे। 2 कोच के तकरीबन 200 मुसाफिरों से रेलवे पुलिस ने इंक्वायरी की, बातचीत की, तफ्तीश की और उसके बाद सच सामने आया कि एक बंदे ने मोबाइल चोरी होने के शक में मौलाना तौसीफ़ रज़ा को मारा था और उसने इतना मारा था कि मौलाना की जान उसने ले लिया और मौलाना को नीचे फेंक दिया था। जब पुलिस ने इंक्वायरी की, पूछताछ की, तो मुजरिम ने अपना नाम रहमान बताया। पुलिस को और शक हुआ और कहा कि तौसीफ़ रज़ा और रहमान में लड़ाई होगी और रहमान तौसीफ़ रज़ा को मारकर नीचे फेंक देगा, ऐसा कैसे होगा, जबकि मुजरिम कातिल अपना नाम बार बार रहमान बता रहा था। पुलिस ने मज़ीद तफ्तीश की, सख्ती की, तो उसके बाद कातिल ने अपना नाम बताया पंकज राजपूत और उसने कहा मैं बचने के लिए अपना नाम रहमान बता रहा था, मुझे लगेगा कि रहमान नाम के बंदे से लड़ाई हुई थी तौसीफ़ रज़ा की, तो मामला दबा दिया जाएगा, मामला आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन पुलिस ने सख्ती की, उसका असल नाम जान लिया। अभी पंकज गुप्ता मुरादाबाद का रहने वाला है और वो बहन की शादी में बरेली जा रहा था। अब उसने पुलिस को जो स्टोरी बताई है उसमें कहा गया कि पंकज गुप्ता का मोबाइल फ़ोन चोरी हो गया था ट्रेन में और उसने
نے وہاں موجود لوگوں پر الزام لگایا کہ تم نے ہمارا موبائل چوری کیا ہے۔ اس نے مولانا توصیف رضا پر بھی موبائل چوری کا الزام لگایا، مولانا نے انکار کیا۔ اس کے بعد اس نے مولانا کو مارنا شروع کیا، ان پر حملہ کیا۔ مولانا نے اسی دوران فون کر کے اپنی اہلیہ کو بھی سنایا۔ پھر پنکج راجپوت نے مولانا کو مارا اور مار کر اس نے نیچے پھینک دیا۔ مولانا کی لاش ملی 27 اپریل کو۔ 26 اپریل کو ٹرین میں یہ حادثہ پیش آیا تھا۔ بریلی پولیس لاپرواہی برت رہی تھی۔ سوشل میڈیا پر کئی دنوں تک یہ خبر چلتی رہی۔ اس کے بعد آبزرور پوسٹ نے اس سٹوری کو بریک کیا۔ میر فیصل نے اس خبر کو نیشنل خبر بنانے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ تمام لوگوں نے آواز اٹھائی اور فائنلی یو پی پولیس نے پنکج راجپوت کو گرفتار کر کے جیل میں بھیج دیا ہے۔ لیکن پنکج راجپوت نے جو کہانی بتائی ہے کہ اس کا موبائل چوری ہو گیا تھا اور اس نے مولانا پر الزام لگا دیا، یہ فرضی کہانی لگ رہی ہے۔ یو پی پولیس کو مزید اس کی تفتیش کرنی ہوگی، انکوائری کرنی ہوگی۔ ریلوے پولیس نے فائنلی گرفتار کر لیا ہے، پوچھ تاچھ کی ہے، اور ایک امید ہے کہ آئندہ بھی اگر کوئی جرم کرے گا تو اس جرم پر پردہ نہیں ڈالا جا سکتا ہے، بلکہ جرم کرنے والوں کا یہی انجام ہوگا۔ ریلوے پولیس نے بہت تاخیر سے انکوائری کی، بہت تاخیر سے اس نے مجرم کو گرفتار کیا، لیکن فائنلی گرفتار کر لیا ہے، کیونکہ 1.5 مہینے کا عرصہ ہو چکا ہے۔ ریلوے کا ایک اور معاملہ سامنے آیا تھا اور اس معاملے نے بھی لوگوں کو بہت زیادہ پریشان کر دیا تھا، لیکن پتہ چلا کہ وہ معاملہ فرضی تھا اور اس نے پڑھائی نہ کرنے کے ڈر سے اس طرح کی افواہ پھیلا دی تھی۔ میں بات کر رہا ہوں اس طالب علم کی، اور یہ اتر پردیش کے مئو میں کسی مدرسے میں پڑھ رہا تھا۔ بقرعید کی چھٹی میں اپنے گھر سیوان جا رہا تھا اور اس نے ٹرین سے اپنے والد کو ایک میسج لکھ دیا کہ ابو مجھے کچھ لوگ مار رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں۔ اس کے والد نے اس کے موبائل پر فون کیا تو اس کا موبائل سوئچ آف تھا۔ اب اس کے والد نے اسکرین شاٹ شیئر کیا اور تمام میڈیا میں یہ خبر چلنے لگی۔ میں نے بھی کئی مرتبہ ویڈیو بنائی کہ ٹرین میں جا رہا تھا، اس پر شرپسندوں نے حملہ کیا اور اب اس سے کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے، کہاں ہے۔ بہار پولیس میں کمپلین دی گئی، یو پی پولیس میں شکایت درج کرائی گئی، پولیس نے بھی تلاشنا شروع کیا۔ ادھر وہ آسام پہنچ چکا تھا، کئی جگہ گھوم رہا تھا۔ 1 ہفتے کے بعد اپنے گھر واپس لوٹا تو اس نے کہا کہ پڑھنے میں میرا دل نہیں لگ رہا تھا، میں مدرسہ میں آگے تعلیم جاری نہیں رکھنا چاہتا، اس لیے میں نے یہ مذاق کیا تھا، لیکن یہ جو مذاق کا سراسر غلط تھا۔ آئندہ کسی کو بھی ایسا مذاق نہیں کرنا چاہیے، ورنہ پھر مظلوموں کے حق میں جو آواز اٹھتی ہے لوگ آواز نہیں اٹھا پائیں گے۔ مولانا توصیف رضا کا معاملہ تازہ تھا، اس لیے لوگ اور زیادہ پریشان ہو گئے، ڈر ہو گئے۔ ٹرین میں کیسے سفر کرنا ہے اس کے لیے لوگ گائیڈ لائنز جاری کرنے لگے کہ آپ کو سلیپر کلاس سے سفر نہیں کرنا ہے، اکیلے سفر نہیں کرنا ہے، اور یہ سب ہوا اس فیضان رضا کی وجہ سے۔ اس کے باپ نے خود اس کی سچائی کو بتایا، ایک ویڈیو جاری کی اور کہا کہ میرے بیٹے نے مذاق کیا تھا، ایک افواہ پھیلائی تھی، اس کے ساتھ کسی نے کوئی زیادتی نہیں کی تھی۔ وہ ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، یہ خبر پرانی ہو چکی ہے، آپ جان چکے ہیں۔ یہاں پر میں نے برسبیل تذکرہ یہ بتا دیا ہے۔ اب آئیے آپ کو بتاتے ایک اور اہم خبر کہ کیسے ایک انڈین شہری کو مہاراشٹر پولیس نے بنگلہ دیشی قرار دے دیا، ان کو ڈیٹینشن سینٹر بھیج دیا اور اب ان کے پاسپورٹ کی، ان کے آدھار کارڈ کی انکوائری کی جائے گی۔ ویسٹ بنگال انڈیا کا ایک صوبہ ہے، وہ بنگلہ دیش کا صوبہ نہیں ہے۔ ویسٹ بنگال کے جو شہری ہیں وہ مہاراشٹر میں، بہار میں، ملک کے مختلف علاقوں میں رہتے ہیں، باہر بھی جا کر وہ جاب کرتے ہیں۔ اب بنگالی کو اگر بنگلہ دیشی قرار دیا جائے گا تو معاملہ یقینی طور پر بہت زیادہ بگڑنے والا ہے۔ مہاراشٹر کے تھانے میں جو ممبئی سے سٹا ہوا ہے، وہاں ویسٹ بنگال کی ایک فیملی رہ رہی تھی۔ اب وہاں 3 عورتیں ہیں اور ایک بچہ ہے، ان چاروں کو مہاراشٹر پولیس نے گرفتار کر لیا ہے، ڈیٹینشن سینٹر میں بھیج دیا ہے۔ مہاراشٹر پولیس کہہ رہی ہے کہ سب کے سب بنگلہ دیشی ہے، جبکہ ان کے پاس آدھار کارڈ ہے، پاسپورٹ ہے، اور ویسٹ بنگال کے جس علاقے سے یہ سب فیملی تعلق رکھتی ہے وہاں کی لوکل پولیس نے بھی کنفرم کر دیا کہ یہ یہی کے شہری ہیں۔ اس کے باوجود ان کو ریلیز نہیں کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے ان کے ڈاکومنٹس کی جانچ ہوگی۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے مہیلا ونگ کی لیڈر ہے روبینہ عمار، انہوں نے ایک ویڈیو جاری کی ہے اور اس پورے معاملے پر انہوں نے آواز اٹھائی ہے، آپ سنیے۔ السلام علیکم، میں روبینہ عمار پٹیل۔ یہاں پہ تلنگ پولیس اسٹیشن سے ہمیں پتہ چلا، ہمارے مصطفیٰ بھائی جو ہے ان کا فون آیا تھا ہمیں کہ یہ جو یہاں پر ایک بچی ہے اور 3 مہیلائیں ہیں، ایک ایجڈ ہے، اس میں ان کو جو ہے ڈیٹینشن سینٹر میں ڈال دیا گیا ہے اس بیس پر کہ وہ جو ہے بنگلہ دیشی ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے، جبکہ ان کے سارے ڈاکومنٹس یہاں پر جمع ہے۔ فون کے ساتھ میں ان کا جو ہے
पासपोर्ट हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, सारे जितने ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिसको सुप्रीम कोर्ट भी नकार नहीं सकती है, बोल नहीं सकती है कि ये इंडियन सिटीज़न नहीं है, उस डॉक्यूमेंट्स की लोग जो बोल रहे हैं कि हम क्रॉस वेरिफिकेशन करेंगे, ये बता रहे कि हम वेस्ट बंगाल के हैं। वेस्ट बंगाल के वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन के पीआई से भी हमारी बात हुई है। उन्होंने बताया है कि ये हम इनको जानते हैं, ये वहीं के रहवासी है, इनका पूरा जो है क्रॉस वेरिफिकेशन में हमने इनके सारे डॉक्यूमेंट्स देख चुके हैं कि वो सही है। वो होने के बावजूद भी यहाँ के पुलिस स्टेशन के जो पीएसआई है राहुल सर, यहाँ के पीआई है, वो लोग बोल रहे कि नहीं हम लोग अभी इनको जो है यहीं पर रखेंगे, हम जब तक अपना पूरा क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं कर लेंगे, उस पासपोर्ट की जांच पड़ताल नहीं कर लेंगे, तब तक हम इनको नहीं छोड़ेंगे। तो ये मैं आप लोगों से ये एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि पासपोर्ट बनने के बाद भी कोई ऐसी वेरिफिकेशन या कोई ऐसी चीज़ की ज़रूरत है कि जिससे वो बता सके कि वो इंडियन नहीं है। पासपोर्ट क्यों इशू होता है? पासपोर्ट इशू होने के बाद एक पुलिस वेरिफिकेशन होता है, जो वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर ये बात पता की जाती है, वहाँ के अधिकारी पता करते हैं कि ये बंदा यहाँ पे रहता है कि नहीं रहता है। ये होने के बावजूद, ये पासपोर्ट बनने के बावजूद इनका, ये मैडम का जो है बर्थ सर्टिफिकेट होने के बाद भी इनको बोला जा रहा है कि ये सब सारे डॉक्यूमेंट फेक है आपके। तो ये किस बिना पर यहाँ के अधिकारी, यहाँ के पीएसआई पीआई बोल रहे हैं कि यहाँ के सारे डॉक्यूमेंट्स फेल है, फेक है? ये आप लोग किस तरीके से बता सकते हो? यानी हमारे जो सुप्रीम कोर्ट में जो इतने बड़े बड़े जज बैठे हैं, वो लोग के सारे फैसले यहाँ के पुलिस अधिकारी सुनाएंगे। अभी एमआईएम इनकी क्या मदद करेगी? अभी एमआईएम पार्टी जो है इंशाल्लाह ताला यहाँ पे खड़ी है। जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि ये इंडियन है कि ये बांग्लादेशी है, ये बात जब तक साबित नहीं होगी, इंशाल्लाह ताला सारी एमआईएम की पूरी टीम, यहाँ के जो जिम्मेदार है अम्मार पटेल, वो यहाँ पर पूरी अपनी जान लगाकर इंशाअल्लाह ताला इनको जो है हक इनका जो है उनको दिलवाएंगे। मुस्तफा भाई बोलिए। भारत में मुसलमानों को परेशान करने का एक और नया सिलसिला शुरू हो चुका है। अब तक पाकिस्तान के नाम पर मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा था, मुसलमानों को सताया जा रहा था कि पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से ताल्लुक़ है, और अब बांग्लादेश के नाम पर भी मुसलमानों को सताने का सिलसिला शुरू हो चुका है। वेस्ट बंगाल बांग्लादेश का पार्ट नहीं है, इंडिया का पार्ट है। इसके बावजूद वेस्ट बंगाल के शहरियों को, मुसलमानों को बांग्लादेशी करार दिया जा रहा है, उनको डिटेंशन सेंटर में भेजा जा रहा है। एक संगीन जुर्म बन चुका है और इसको फिलहाल सीरियस नहीं लिया जा रहा है। तीसरी अहम तरीन खबर है जयपुर की नूरानी मस्जिद के बारे में। मैंने बताया था कि नूरानी मस्जिद के हवाले से तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद है। वहाँ के मुसलमानों ने 1981 में ज़मीन खरीद कर उस मस्जिद की तामीर की थी, लेकिन कल 8 जून को पुलिस ने, प्रशासन ने 5 मंजिला नूरानी मस्जिद को शहीद कर दिया और कहा गया कि रास्ता कुशादा किया जा रहा है, सड़क चौड़ीकरण के नाम पर उस मस्जिद को तोड़ दिया गया। और जब भी कहीं किसी रोड को चौड़ा किया जाता है, वहाँ पर अगर कोई मस्जिद आती है और उस मस्जिद को अगर हटाया जाता है, डेमोलिश किया जाता है, तो उसके बदले में कोई जगह दी जाती है जहाँ मुसलमान मस्जिद की तामीर करते हैं, नमाज अदा करते हैं, और पूरी मस्जिद बना कर दी जाती है। जयपुर के मालवीय नगर में मस्जिद को शहीद कर दिया गया, अल्टरनेटिव कोई जगह नहीं दी गई, और ना ये कहा गया कि अब मुसलमान नमाज अदा कहाँ करेंगे। मैंने मकामी लोगों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि मुआवजा के नाम पर या अल्टरनेटिव जगह के नाम पर प्रशासन ने 10 किलोमीटर दूर एक जगह हम लोगों को दी थी और कहा था आप चाहें तो यहाँ पर मस्जिद बना सकते हैं, लेकिन हम मालवीय नगर के नंदी बाज़ार में रहते हैं, हमें यहाँ पर मस्जिद चाहिए, 10 किलोमीटर दूर जाकर हम कैसे नमाज अदा करेंगे। दूसरी दिक्कत वहाँ पर यह थी कि सिर्फ जगह दी जा रही थी, वो जगह रिटेल में नहीं दी जा रही थी, मस्जिद के नाम उस जगह की रजिस्ट्री नहीं की जा रही थी, बल्कि सीधे प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा था कि आप वहाँ मस्जिद बनाकर नमाज अदा कर सकते हैं। अब भारत में मुसलमानों को नई मस्जिद बनाने की परमिशन नहीं मिल रही है, जो पुरानी मस्जिदें हैं उसको एक एक करके बुलडोज किया जा रहा है। और तीसरा मामला यह है कि मुसलमान अगर मस्जिद के बाहर एक सफ़ लगा ले तो क्रिमिनल एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई हो रही है। आखिर मुसलमान करे तो क्या करे। इस वीडियो में इतना ही। मिला टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, यहाँ पर QR कोड मौजूद है। गूगल क्रोम से आप इस QR कोड को स्कैन करेंगे, मिला टाइम्स की वेबसाइट खुलेगी, जहाँ हमारा प्लान मौजूद है 99 रुपये का, 299 का, 499 का। जो हमारे इंटरनेशनल ऑडियंस है वो भी
हमारी सब्सक्रिप्शन और मेंबरशिप ले सकते हैं। और सिर्फ मिल्लत टाइम्स मेंबरशिप की रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है, बल्कि द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, द वायर हो, जितने न्यूज़पेपर्स हैं, मीडिया हाउसेज हैं, वो सब सब्सक्रिप्शन की अपील कर रहे हैं, क्योंकि इसके बगैर कोई भी मीडिया हाउस नहीं चल सकता है। तो आप अपनी जिम्मेदारी समझकर मिल्लत टाइम्स की मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिल्लत टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा। आपकी आवाज़ को इसी तरह मिल्लत टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहां पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का। उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल आईडी आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे आई डिक्लेयर लिखा हुआ है जहां आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे UPI एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिल्लत टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।